आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी लॉ, न्यूटन्स लॉ। बल्कि ये कहा जाए कि ये मैकेनिक्स का गॉड है। ये लॉ, पूरी मैकेनिक्स इससे गवर्न हो रही है, तो कोई एग्जिग्रेट नहीं कर रहा। न्यूटन्स लॉ पे ही पूरी मैकेनिक्स बेस्ड है। और जानते हैं मैकेनिक्स बेस्ड जो न्यूटन्स लॉ पे है, रेस्ट ऑफ द फिजिक्स मैकेनिक्स पे बेस्ड। हम लोग जब आगे फिजिक्स पढ़ाएंगे, अभी तो मैकेनिक्स पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स चल रही है और आगे ही मैकेनिक्स चलेगी। अभी उसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे फिजिक्स के, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, मैग्नेटिक्स पढ़ रहे होंगे, एसएचएम पढ़ रहे होंगे, है ना। जानते हैं ये सब दूर नहीं है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स के किसी न किसी लॉ का यूज, किसी न किसी सिद्धांत का यूज इनमें भी होगा। तो एक बार अगर आप मैकेनिक्स पढ़ लेते हो पूरी, है ना, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो आगे की फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी होता है मैकेनिक्स को समझना और सीखना। और इसको समझने सीखने में शुरुआत न्यूटन्स लॉ से ही हो जाती है। अभी जो मैकेनिक्स का जितना हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा है पहले, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो मैकेनिक्स से परे नहीं है। जहां भी चेंज ऑफ स्टेट या अवस्था परिवर्तन की बात आई, बॉडी की अवस्था में बदलाव, जो थोड़ा सा जिक्र मैंने किया था जब मैं रेक्टिलिनियर मोशन की शुरुआत मैंने की थी, मोशन इन प्लेन, जब मैंने टाइप्स ऑफ मोशन बताए थे, वहीं पे याद होगा टेंजेंशियल फोर्स का काम क्या होता है मोशन में, नॉर्मल फोर्स का काम क्या होता है मोशन में, और उससे किस तरीके से वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं। वेलोसिटी में उसकी वैल्यू बदल ली, यानी कि स्पीड बदल रही है या उसकी डायरेक्शन बदल रही है मोशन की, ये सब फोर्स से ही तो गवर्न हो रहा था। तो वहां अवस्था की बात की थी हमने, स्टेट बदल रहा है। और जब फोर्स नहीं लगता है तो स्टेट नहीं बदलता, अवस्था बनी रहती है। ये जो बातें हुई थी, ये कहाँ से हैं, कहाँ से जनरेट हुई है? न्यूटन्स लॉ ही है। ये अलग बात है कि उस समय सिर्फ इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था थोड़ा सा, अभी डिस्कशन का विषय नहीं रहा था। लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब न्यूटन्स लॉ डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन्स लॉ पढ़ने के बाद मैकेनिक्स में जो आगे टेक्निकल चीजें आएंगी वो फिर सॉल्व होने लगेंगी। तो न्यूटन्स लॉ का समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, न्यूटन्स लॉ आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया होगा आपको, लेकिन आज आपको वास्तव में पता चलेगा कि इन लॉ से क्या चीजें कंट्रोल होती हैं या क्या लॉजिक्स होते हैं मोशन के पीछे, और फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं। ये सारी चीजें अब आने वाली, उन फोर्सेस का प्रभाव कैसा होता है, ये सारी चीजें आने वाली। तो इसी को लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है। अब न्यूटन्स लॉ से आगे बहुत सारी बातें जनरेट होती हैं, बहुत सारे केसेस जनरेट होते हैं। जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर मोमेंटम की बात होगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम होगी, पावर की बात आएगी, बहुत सारी बातें आएंगी। वो कहीं और से नहीं जनरेट होंगी, उसके पीछे, सबके पीछे जो बेसिक्स होंगे वो न्यूटन्स लॉ से ही गवर्न हो रहे होंगे। तो इसीलिए न्यूटन्स लॉ का जानना समझना बहुत जरूरी है। बहुत आसान भी है, बहुत ईजी है, बिल्कुल नेचुरल लॉ है, जो नेचर ने प्रोवाइड किया, उसे महसूस करना, जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए मैंने कहा मैकेनिक्स का गॉड, तो इसे उसी तरीके से सम्मान देते हुए इस लॉ को हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसे डिस्कस करना। ठीक, आप जानते हैं 3 लॉज होते हैं न्यूटन के, 3 नियम है। उसको 1 बाय 1 मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखें, बिल्कुल समझ में आएगी बात, एग्जाम्पल समेत। ठीक, देखिए,
फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये है क्या? पहले स्टेटमेंट आता है, देखें। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, स्टेट क्या होता है, ये आप समझते भी होंगे। वैसे मैं अभी बताने वाला हूं और बता भी चुका हूं पहले। बॉडी और सिस्टम में क्या फर्क है ये मैं बताता हूं। एंड दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये जरा समझते हैं। और फिर एक स्टेटमेंट और आया है कि मास इज अ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है, तो अगर कुछ होता है तो उसका नापतोल भी होना चाहिए, तो वही मेजरमेंट किससे होता है, तो कहते हैं मास से होता है बॉडी के। तो सबसे पहले जरा अवस्था की बात समझे। स्टेट, बॉडी किस स्टेट में है जरा देखें। यहां पे इस बॉडी का स्टेट में डिफाइन कर रहा हूं, अवस्था, एट रेस्ट। आप देख रहे होंगे बॉडी रुकी हुई है, ये बॉडी रुकी हुई है, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये जो लिखा हुआ है ना कि दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ये इसकी प्रॉपर्टी है रुके रहना। या ये कहें कि बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। वो चेंज नहीं करना चाहती अपनी अवस्था को। इस समय क्या अवस्था है इसकी, रुके रहना, तो रुकी हुई है। ऐसी एक अवस्था और देखें। एक बॉडी, ये जानते हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसकी प्रॉपर्टी इस समय यही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना। ये अपनी अवस्था में चेंज नहीं करना चाहता, देखिए लगातार चलता रहेगा। अच्छा ये बताएं चेंज कैसे होगा, ये अवस्था कैसे चेंज होगी? यस, आप जान रहे हो, इस पे फोर्स करेंगे भी, फोर्स लगाएंगे ना तो चेंजेस हो जाएंगे। जैसे इसे पुश कर दें तो ये चल देगा, इसे आप एक फोर्स उल्टा लगा दें तो ये रुक सकता है, या अगर सीधा फोर्स इसकी दिशा में लगा दें तो इसकी स्पीड बढ़ सकती है। अगर नॉर्मल फोर्स लगा देंगे तो ये दिशा बदल लेगा अपनी, ऐसे इधर से अगर ये चल रहा है ना, ऐसे फोर्स लगा देंगे दिशा बदल देगा। अदरवाइज अगर फोर्स नहीं करेंगे आप इसे, तो ये अपनी अवस्था को बनाए रखेगा, जिस अवस्था में ये मूव कर रहा हो या रुका हो। भाई अवस्था जो है, स्टेट जो है, कोई रेस्ट की नहीं होती है, चलने की भी होती है। कहने का मतलब है जिस तरीके से ये इस समय बिहेव कर रहा है उसी तरीके से बिहेव करता रहेगा, अवस्था ये होती है, इसका बिहेवियर। रुके रहने का है व्यवहार इसका, ये रुका हुआ है। इसका चलते रहने का है, कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। यही लिखा हुआ है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स जब तक इसे ना लगाएं तब तक ये अपनी अवस्था को नहीं बदलेगा। देयर इज नो चेंज इन स्टेट, इसकी अवस्था नहीं बदलने वाली जब तक बाहर से आप फोर्स नहीं करोगे इसे। अच्छा ये अब एक्सटर्नल फोर्स का, एक्सटर्नल का मतलब है कि कोई फोर्स बॉडी के इंटरनली ना डेवलप हो, अंदर से। एक बॉडी अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकती नेट, उससे उसकी अवस्था नहीं बदलेगी। हमेशा कोई एक्सटर्नल बॉडी, जैसे मान लें मैं एक्सटर्नल बॉडी हूं, मैं आके इसे फोर्स करूं बाहर से, तो इसकी अवस्था बदलेगी। बॉडी खुद अपनी अवस्था को नहीं बदल पाती खुद पे फोर्स लगा के, वो इंटरनल फोर्स होता है। एक्सटर्नल फोर्स से इसकी अवस्था बदलेगी। कोई बाहर का बॉडी आए, है ना, या कोई बाहर से कॉज हो तो उसे ये बदले, इसे चला दे या इसे रोक दे बाहर से, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी और ए सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कुछ और नहीं है, बॉडीज का ग्रुप। एक बॉडी है, इसे तो बॉडी बोलेंगे। अगर मान लें बहुत सारी बॉडी का एक ग्रुप है ना, जो एक साथ बिहेव कर रहा है कुछ, जैसे मान लें एक बॉक्स में बहुत सारे बॉल डाल दें, ये तो एक बॉल है, एक बॉक्स लें उसमें बहुत सारे बॉल डाल दें, उसको चला दें या उसे रख दें ऐसी, तो सारी बॉडीज जो मिल के जो बॉक्स बना रही हैं वो सिस्टम हो गया। सिस्टम भी ऐसे ही बिहेव करता है, सिस्टम भी रख देंगे ना। सिस्टम कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ बॉडीज। अब चाहे 2 बॉडीज हो, चाहे 3 बॉडीज हो, 4 बॉडीज, ग्रुप ऑफ बॉडीज इज द सिस्टम। सिस्टम भी इसी लॉ से गवर्न होता है।
अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, इंटरनली आपस में बॉडी फोर्स लगाती रहे, उससे सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लें, एक एग्जांपल दूं कि एक चेंबर है, उसमें गैस भरी है। अब जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार चलते रहते हैं अंदर, और वो जो चेंबर होगा उसके वॉल से टकराएंगे, आपस में भी टकराते हैं। मॉलिक्यूल्स हमेशा काइनेटिक कंडीशन में होते हैं गैस के। अब आप देखें वो आपस में इंटरनली टकरा रहे हैं या चेंबर की वॉल से टकरा रहे हैं, लगातार असंख्य कोलिजन्स होते रहते हैं, उसमें बहुत सारे कोलिजन्स होते रहेंगे लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी चेंबर वहीं पर रखा रहेगा। पूरा सिस्टम एज ए होल तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कोई चेंबर को उठाए यहां से वहां ना रखे। आप उस चेंबर को उठा के वहां रखोगे दूसरी जगह तो वो मूव करेगा, वो एक्सटर्नल बॉडी हो गया। ये नहीं होगा कि गैस जो है के मॉलिक्यूल्स आपस में वहीं वॉल से टकरा टकरा के अंदर ही चेंबर को हिला दें कि चेंबर यहां से वहां खिसक जाए, यहां से वहां खिसक जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि उस सिस्टम का हिस्सा है वो मॉलिक्यूल्स जो है, वो मॉलिक्यूल सिस्टम का हिस्सा है, वो एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं सकते। एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कोई बॉडी लगाएगी, हम या आप आके उस चेंबर को उठाएंगे और कहीं दूसरी जगह रखेंगे, तब होगा हम एक्सटर्नल बॉडी हो गया। वही यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लिखा हुआ है। ठीक। दूसरी बात, ये जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है ये हर बॉडी की होती है, हर मैटर की, कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। जैसे मान लें अब यही है रिमोट, ये अपनी अवस्था को बनाए हुए है। अब इसकी अवस्था को बदलने के लिए मुझे फोर्स करना पड़ेगा, मुझे इसे उठाना पड़ेगा, या इधर ले जाना है या इधर ले जाना है, अदरवाइज यहीं पड़ा रहेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक, ये बात हो गई। अब बात आती है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका मेजरमेंट कैसे हो। मेजरमेंट इसके मास से होगा। इस बॉडी को मूव करवाना अभी आसान है, हम आसानी से इसे उठा के देखें, चला दे रहे हैं तो क्योंकि हल्की बॉडी है, इसका मास कम है। अभी भारी भरकम बॉडी यहां पे रख दें, है ना, तो उसे मूव करवाना इतना आसान होगा क्या? नहीं ना। जैसे मान लें एक एग्जांपल कि आपके सामने दो बॉडीज रखी हैं, एक छोटा सा पत्थर है, स्टोन ऐसे टुकड़ा पड़ा हुआ है, और एक बड़ा सा पत्थर है, बोल्डर, बहुत बड़ा सा हैवी सा, दो रखे हुए। अब दोनों अपनी अवस्था मेंटेन किए हुए, दोनों रुके हुए। अब दोनों की अवस्था जैसे बदलनी है, आप ये बताएं किसकी अवस्था बदलना, स्टेट बदलना आसान है? यस, छोटे वाला जो पत्थर है उसका, उसे आप उठाएं और फेंक दें। लेकिन क्या यही काम आप बोल्डर के साथ कर सकते हैं इतनी आसानी की? उठाया फेंक दिया? नहीं ना। बोल्डर बहुत हैवी है, बहुत मास है उसमें, है ना। उसकी अवस्था बदलना बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। जबकि पत्थर का छोटा सा जो स्टोन है उसे आप आसानी से उठा के फेंक भी सकते हैं। बताएं इसका मतलब किसके में ज्यादा, इन बॉडीज में किस बॉडी में अपनी अवस्था को बनाए रखने की क्षमता ज्यादा है? पत्थर ना, बोल्डर। क्यों? उसका मास ज्यादा है। जितनी ज्यादा मैसिव बॉडी होगी उतना ही वो अपनी अवस्था के लिए या अवस्था को मेंटेन करने के लिए उतना ही ज्यादा वो डिजर्व करती है। जितना ज्यादा उसके पास मास होगा वो अपनी अवस्था को बनाए रखेगी। बड़ा मुश्किल है उसके अवस्था को बदलना। यही जो प्रॉपर्टी होती है इसी को इनर्शिया बोलते हैं, है ना। तो ये बताएं कि इनर्शिया ज्यादा होने का क्या मतलब है? अपनी अवस्था को ज्यादा बनाए रखना किसके पास है? वो बोल्डर जो था, बड़ा सा पत्थर, उसमें इनर्शिया ज्यादा है। और क्या ज्यादा है? मास ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, मास किसका मेजरमेंट हुआ? इनर्शिया का। वही छोटा सा स्टोन था, उसमें इनर्शिया कम है, उसे आसानी से बदला जा सकता है उसकी अवस्था को, इनर्शिया कम है उसमें। क्यों? उसका मास कम है। मास सीधा सीधा मेजरमेंट है इनर्शिया का। जितनी ज्यादा मैसिव बॉडी होगी, भारी बॉडी होगी, मतलब ज्यादा मास वाली, उतना ही मुश्किल होगा उसको बदलना, यानी कि उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। ये प्रॉपर्टी अपनी अवस्था को बनाए रखने की उतनी ज्यादा होगी। और जो जितनी हल्की बॉडी होगी,
कम मास की, उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा, उसकी अपनी अवस्था बनाए रखने की क्षमता कम होती। मास इज अ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ देखा जाए तो ये परिवर्तन का लॉ नहीं है, ये वो लॉ है जो इस बात को बताता है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सब कुछ चीजें वैसी चल रही हैं। लेकिन चेंजेस होंगे तो क्या होगा? चेंजेस बिना फोर्स के नहीं होते हैं। जब तक आप सिस्टम या बॉडी को फोर्स नहीं करोगे बाहर से, तब तक चेंजेस नहीं होंगे। तो कैसे चेंजेस होंगे, कैसे प्रभावित होगी बॉडी, इसके लिए भी तो लॉ होना चाहिए ना। तो वो है न्यूटन, कौन सा लॉ? सेकंड लॉ। देखिए सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखिए, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम, स्टेट ऑफ द बॉडी एंड द सिस्टम चेंजेस। बात ठीक है भाई, जो फर्स्ट लॉ था उसका ये दूसरा पहलू है। फर्स्ट लॉ था कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो अवस्था नहीं बदली। सेकंड लॉ है कि फोर्स करेंगे तो अवस्था बदल जाएगी, स्टेट बदल जाएगा, चाहे वो बॉडी हो चाहे सिस्टम हो। अब मैं आपको दिखाता हूं अवस्था कैसे बदल रही है, कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे एक मैकेनिक्स का एक एग्जांपल लें कि ये एक बॉडी है, उसके एक स्प्रिंग से बांध दें और इसे पुश करके छोड़ दें। देखिए ऐसे, आप जानते हो कि इसे पुश करके छोड़ेंगे तो इसको हमने वेलोसिटी दी, एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी, और चूंकि ये बॉडी इधर चलेगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो अपोज करेगी मोशन को, इधर फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग के कारण। तो वो फोर्स बेसिकली इस बॉडी की अवस्था को बदलेगा। स्प्रिंग फोर्स कर रहा है बॉडी की अवस्था को बदल, पहले हमने इसे चला दिया, उसके बाद की कार्रवाई या केस जो है किसने संभाला? स्प्रिंग ने। तो स्प्रिंग ने इसे रोका क्योंकि स्प्रिंग हो रही है कंप्रेस। तो देखिए ये अवस्था परिवर्तन, ये फोर्स आ कहां से रहा है? ये फोर्स इस स्प्रिंग से आ रहा है। स्प्रिंग जैसे से कंप्रेस हो रही है, फोर्स क्रिएट कर रही है और फाइनली बॉडी को रोक देती है। पहले बॉडी की वेलोसिटी वी है, फिर ये रुक गई। ये है अवस्था परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, कैसे चेंजेस हैं? वेलोसिटी इनिशियल थी और फिर जीरो हो गई, बॉडी रिटार्ड हो रही है, डिसलरेट हो रही है। जब भी एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन की बात हो तो परिवर्तन की बात है, चेंजेस हो रहे हैं किसमें? वेलोसिटी में। तो देखा जाए तो एक तरह से अवस्था को वेलोसिटी बताती है। वेलोसिटी में चेंजेस हो गए तो अवस्था बदल गई। ठीक है, कैसे बदली? रिटार्ड होके, फोर्स हुआ ना इस पे। अब ये बॉडी है, ये एक्सटर्नल बॉडी मान लें आप स्प्रिंग को, स्प्रिंग ने एक्सटर्नली फोर्स लगा दिया। ऐसे इसका दूसरा पहलू देखें। अब ये दूसरा पहलू है कि आप देखें ये बॉडी ने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ था, अब स्प्रिंग ये फोर्स लगाए हुए है, इस समय बॉडी रुकी हुई है। अब इसे आप रिलीज कर देंगे तो स्प्रिंग चूंकि इधर फोर्स कर रही है तो फिर इस बॉडी की अवस्था बदलेगी। लेकिन अब की यार जो अवस्था बदलने का तरीका है वो बदल गया। अब की यार बॉडी एक्सलेट करेगी, इसमें वेलोसिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सपोर्टिंग फोर्स है, स्प्रिंग कंप्रेस स्प्रिंग है, इसे पुश कर रही है। नतीजा ये हुआ कि ये फिर अवस्था बदली, लेकिन अब की बार बॉडी एक्सलेट कर। ये मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसमें आपको पता चल रहा है कि फोर्स होने से कैसे अवस्था बदल रही है। ये बॉडी है और इस समय स्प्रिंग जो है ये वो बॉडी या सिस्टम है ना, बॉडी का या सिस्टम है जो भी है, उसे स्प्रिंग एक्सटर्नल बॉडी की तरह कंट्रोल कर रही है। स्प्रिंग से फोर्स के कारण ये रिटार्ड भी हो रही है बॉडी और एक्सेलेरेट भी कर रही है। इस समय स्प्रिंग एक्सटर्नल सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए। पहले एग्जांपल भी बता चुका हूं मैं आपको, जब रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा रहा था उस समय हमने मोशन इन प्लेन में कुछ फोर्सेस की बात की थी, जैसे नॉर्मल और टेंजेंशियल फोर्स। यही काम तो करते हैं वो, दिखाता हूं मैं आपको अभी। जैसे ये बॉडी है, इस पे आप फोर्स लगाते हो है ना, तो बॉडी एक्सलेट करती है। ये एक्सलेशन का केस, आपने फोर्स किया, ये सपोर्टिंग फोर्स से एक्सलेट कर रही है, पर अवस्था बदल रही है बॉडी की। ऐसे ही अगर इस बॉडी के मोशन के अपोजिट आप फोर्स लगा देते हैं
तो ये रिटार्डेशन है, ये फोर्स इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, बॉडी रिटार्ड हो रही है। ये सब एग्जाम्पल किसके मैं दिखा रहा हूं, ये ऑफ कोर्स इस चेंज ऑफ स्टेट के अवस्था परिवर्तन को दिखा रहा है, स्टेट बदल रहा है, चेंज ऑफ स्टेट है। बॉडी एक्सलेट कर रही है, अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये सपोर्ट कर रहा है, एक्सलेशन हो जाएगा। ये देखिए वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग रहा है तो बॉडी रिटार्डेशन में हो जाएगी। सब चेंज ऑफ स्टेट। आपको याद होगा कि ये दो प्रकार के फोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किए थे जब मोशन इन प्लेन में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था के लिए। तो टेंजेंशियल फोर्स का काम क्या था, टेंजेंशियल फोर्स किस तरह का चेंज देता है, मतलब अवस्था में किस तरह की अवस्था होती है। तो देखिए टेंजेंशियल फोर्स चेंजेस स्पीड ऑफ द बॉडी, ये अवस्था परिवर्तन है। अब टेंजेंशियल फोर्स कैसे कैसे था, अगर सपोर्टिंग फोर्स है ये टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द पाथ, जो फोर्स पाथ के अलोंग लगता है, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द पाथ इज नोन एज टेंजेंशियल फोर्स। तो ये टेंजेंशियल फोर्स कहलाता है, ये एक्सलेट करेगा बॉडी को। तो ये केस मैंने आपको दिखाया था पहले भी, ठीक है, जब रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा रहा था आपको, शुरुआत की थी मैंने। तो पहले 10 की स्पीड थी, बाद में 20 की स्पीड हो गई, ये एक्सलेट हो गया, ये अवस्था परिवर्तन है। ठीक, ऐसी देखें एक दूसरा केस था जिसमें फोर्स उल्टा लगा था बॉडी पे, ठीक है, और ये देखें स्टेट में बदलाव ऐसा, ये इनिशियल स्पीड इसकी ज्यादा थी और बाद में कम हो गई। बॉडी रिटार्डेशन पे है या डिसेलरेशन पे है, चेंज इन स्टेट। ठीक, और एक्सलेशन रिटार्डेशन के केस हम लोग पढ़ चुके हैं रेक्टिलिनियर मोशन में, यानी कि हम लोग वहां से न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिए थे। चाहे न्यूटन्स लॉ हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन एप्लीकेशन हमेशा मिलेंगे आपको। अब हम लोग औपचारिक रूप से जानने की कोशिश कर रहे हैं बाकायदा कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है। ठीक, ओके। नॉर्मल फोर्स भी तो अवस्था बदल रहा था, इसका अवस्था बदलने का तरीका जरा डिफरेंट था, वो स्पीड को बदल रहा था। अभी जो टेंजेंशियल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स क्या करता है, नॉर्मल फोर्स चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर किसी बॉडी पे आप नॉर्मल फोर्स पाथ के नॉर्मल लगा देंगे तो बॉडी कर्व पे चलेगी। नॉर्मल फोर्स डायरेक्शन को बदलता है, ये भी अवस्था परिवर्तन है, चेंज इन स्टेट है। कर्व पे बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता। तो अवस्था परिवर्तन दो तरीके के आपको दिखने लगे, एक तो वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज और दूसरा वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज। कभी भी अगर ये चेंजेस होंगे तो वहां फोर्स जरूर होगा, चाहे जिस तरीके का हो, और फोर्स होगा तो अवस्था बदली तो न्यूटन्स लॉ आ गया। कौन सा, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ बेसिकली इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। और फर्स्ट लॉ क्या था, फोर्स ही मत करो, ना नॉर्मल ना टेंजेंशियल, कोई फोर्स ना हो, कोई अवस्था ही नहीं बदलेगी, या तो बॉडी रुकी रहेगी और चलेगी भी तो जैसे चल रही वैसी चलती रहेगी, ना उसकी स्पीड में बदलाव होगा ना उसके दिशा में बदलाव होगा। ऐसे अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वैसी चलती रहेगी। ये फर्क है दोनों लॉ में, है ना। ये है सेकंड लॉ, चेंज इन स्टेट का। डायरेक्शन चेंज हो रही है खाली, ठीक, नॉर्मल फोर्स के कारण। अब ये जो सेकंड लॉ है इसका स्टेटमेंट मतलब मैथमेटिकल, यानी कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू M इंटू ए, पॉपुलर है, ये सेकंड लॉ है। ठीक, अब इसमें मैं इंट्रोड्यूस करता हूं F, M और A क्या है। भाई स्टेटमेंट जो था उसमें तीन बातें थी, एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी या सिस्टम, और फिर चेंज इन स्टेट। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, यही तीन बातें थी कि अगर किसी सिस्टम या बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दें तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। तो ये तीन मेजर जो बातें हैं ये फॉर्मूले में दिख रही है। ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये मास बेसिकली उस बॉडी या सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर्शिया। और एक्सेलेरेशन जो है वो अवस्था परिवर्तन को शो कर रहा है, चेंज इन स्टेट को। ये वेक्टर के फॉर्म में है और ये वैल्यू के फॉर्म में। सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इसके कारण ये इतना ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला है कि ये पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है,
हर जगह ये यूनिवर्स में हर जगह ये लॉ लग रहा है। जहां भी कोई मैटर है, चाहे किसी प्लेनेट को ले लें, चाहे किसी स्टार को ले लें, चाहे सन को ले लें, चाहे इस पृथ्वी को ले लें, चाहे उसमें मौजूद जितनी बॉडीज हैं सबको ले लें, वो सब इस मास को दिखा रहे हैं। उसमें कहीं भी अगर कोई परिवर्तन, चेंजेस हो रहे हैं, जैसे प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो परिवर्तन है, चेंजेस है, कर्व पे चल रहा है। भाई प्लैनेट्स जो हैं वो इलिप्टिकल पाथ पे चलते हैं। सैटेलाइट है, वो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे मून है, घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कर्व पे है ना। चेंजेस हो रहे हैं, कहां से हो रहा होगा? जरूर कोई फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके कारण अवस्था बदल रही है। एक्सेलेरेशन है, दो प्रकार के एक्सेलेरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। चलिए ये बात के डिस्कशन का विषय, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पूरे यूनिवर्स को ले लो, चाहे पृथ्वी पे मौजूद, अर्थ पे मौजूद जो भी बॉडीज है उसको ले लो, किसी भी बॉडी की अगर बात होगी, अगर उसमें मास है, अगर उसमें मास है यानी कि इनर्शिया है, तो इस लॉ से वो गवर्न होगा। कोई बच नहीं सकता, कोई भी मास या इनर्शिया बच नहीं सकता इस लॉ से। उससे फोर्स लगेगा तो उसकी अवस्था जरूर बदलेगी और इसी इक्वेशन से गवर्न होगा। इसीलिए इतना पावरफुल लॉ है ये, ठीक। लेकिन है बहुत आसान, सिंपल सा समझने में। ये दो तरीके से इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पे वेक्टर इस बात को बताता है कि भाई जिस फोर्स से एक्सेलेरेशन क्रिएट हो रहा है, भाई यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सेलेरेशन के लिए, मतलब अवस्था परिवर्तन के लिए। ये मैं जरा लिख दूं कि यहाँ पे वैसे देखिए कि यहाँ ये मास है, इस पे फोर्स किया गया तो इसकी अवस्था बदलेगी, एक्सेलेरेशन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे ये एक्सेलेरेशन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसकी अवस्था बदल रही है, ये एक्सेलेरेट करने लगी बॉडी, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसे। अब ये है, यहाँ ये देखने वाला है कि इसी फोर्स से एक्सेलेरेशन क्रिएट होता है। तो एक्सेलेरेशन बेसिकली अवस्था परिवर्तन को शो करता है। वो इंडिकेटर है, वो सूचक है, इंडिकेटर है अवस्था परिवर्तन का। जैसे यहां पे मैं लिखूं कि F is force external, M is mass, measurement of inertia, and at the same time acceleration is change in state। ये चेंज इन स्टेट को शो कर रहा है एक्सेलेरेशन। इनर्शिया का मेजरमेंट मास है और फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फोर्स ही इस अवस्था परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए यह भी होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्रिएट होगा या उसी डायरेक्शन का चेंज इन स्टेट होगा। फोर्स और एक्सेलेरेशन की दिशा एक ही होती है, इसीलिए वेक्टर में इनकी इक्वलिटी होती है। आप जानते हो दो क्वांटिटी अगर वेक्टर में इक्वल हो गए तो वो डायरेक्शन में भी इक्वल हो गए। इसी बात को यहां शो किया गया। ठीक, तो ये है सेकंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी काफी दूर तक डिस्कशन चलता रहेगा सेकंड लॉ पे, है ना। मतलब इसका ये है कि आप पूरी मैकेनिक्स में इसको यूज करते रहेंगे। ठीक, और यही नहीं, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे या मैग्नेटिक्स में, तो ये कहीं गया नहीं है। जहां जहां चेंजेस होंगे, चाहे वो एक मैटर हो, मास हो, चाहे कोई चार्ज पार्टिकल हो, चाहे मैग्नेट हो, मैग्नेटिक बॉडी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, अब एटॉमिक फिजिक्स पे आ जाता हूं मैं, चाहे प्रोटॉन हो, कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो, अगर उसकी अवस्था बदल रही है तो न्यूटन्स लॉ वहां पे है, वहां फोर्स हो रहा है, वहां एक्सेलरेशन है। देखा, तो इसलिए ये चलता रहेगा डिस्कशन, मतलब यूज जो भी आप सीख रहे हैं। इसीलिए इसे बहुत ध्यान से, बहुत फोकस होके इसे सीखें, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक, थर्ड लॉ की बात आती है। थर्ड लॉ कुछ ऐसे है, स्टेटमेंट में दिखाता हूं आपको। एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन क्या है, पहली ये बात समझने वाली। एक्शन क्या होता है? एक्शन यही है कि किसी बॉडी को आपने फोर्स कर दिया या किसी सरफेस से फोर्स लगा दिया तो आपने एक्ट किया। अगर आपने फोर्स लगाया और एक्शन का प्रभाव हुआ तो उसके रिएक्शंस भी होंगे, रिएक्शंस भी होंगे। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। एक चीज और,
एक्शन इज नॉट डिफाइंड विदाउट एनी रिएक्शन। कोई भी एक्शन बिना रिएक्शन के डिफाइंड नहीं है। कहने मतलब है कि ऐसा एक्शन आप करें जिसका कोई रिएक्शन ना हो, कोई प्रभाव ना हो, तो बेकार है। वैसे भी जैसे मान लें ये वॉल है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो जानते हैं ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक, रिएक्ट कर रहा है। अगर ये रिएक्ट ना करता ये वॉल, तो ये वॉल गिर जाती। ये क्यों नहीं पुश करने पे भी क्यों नहीं ये पीछे की तरफ जा रहा है ना? इसका रीजन यही है कि जब हम इसे फोर्स कर रहे हैं तो वो भी इधर फोर्स कर रहा है, वो अपने को रोकने की कोशिश कर रहा है। यही रिएक्शन। अगर कोई बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा? वो मूव कर जाएगी। और यही एक्शन है क्योंकि इसका रिएक्शन है। जैसे ऐसे देखें आप, जैसे एक बॉडी है, ये सामने एक सरफेस है, जानते हैं ये बॉडी अगर उससे जाके टकराएगी तो एक नहीं दो फोर्स क्रिएट होंगे। जैसे जब ये बॉडी टकराती है इस वॉल से, तो देखें ये वाला फोर्स क्रिएट करती है, ये वाला, ये रिएक्शन फोर्स है, आर से लिख रहे हैं। इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। ये वॉल और बॉडी का सिस्टम इंटरनल फोर्स है। तो जैसे ही ये बॉडी जाके उस वॉल से टकराई, है ना, इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया और वहीं पे इस वॉल ने इधर रिएक्ट कर दिया। ये आर फोर्स इस बॉडी पे लगा। अब ये आर डिफाइंड हुआ। आप सोचो कि अगर ये आर है, ये रिएक्शन फोर्स है, तभी ये डिफाइंड है, नहीं तो डिफाइंड नहीं होता। कैसे? मान लें ये वॉल ही ना होता तो जब तक ये वॉल नहीं आया तब तक बॉडी पे फोर्स नहीं आ रहा। देखिए वॉल से टकराएगी तब फोर्स आएगा, ऐसे फोर्स नहीं है। वॉल से टकराएगी तो फोर्स ये डिफाइंड होगा। आप खुद ही सोचो कि जैसे मान लें आप हवा में ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, इस एक्शन का कोई मतलब है नहीं। हाँ, इस एक्शन का तब मतलब होगा जब ये हाथ जो है किसी के गाल पे पड़े आपने थप्पड़ मारा किसी को, ठीक, अब थप्पड़ मारेंगे तो आपके हाथ पे चोट लगेगी, उसको तो लगेगी, इस पे भी चोट लगेगी। अब ये एक्शन डिफाइंड है क्योंकि उसके गाल ने रिएक्ट किया। अब जिसको थप्पड़ मारा है वो भी रिएक्ट करेगा, वो बात की बात है लेकिन फिलहाल अभी आपने एक थप्पड़ मारा गाल पे तो आपको चोट लगी ना हाथ पे। अभी आप इस वॉल पे एक कस के एक फिस्ट ऐसे धरे, ठीक, ये पूरा हाथ आपका लाल हो जाएगा, ठीक, वो न्यूटन्स लॉ लिख जाएगा, थर्ड लॉ मालूम है इस पे लिख जाएगा। ये बताएगा कि आपने जितना तेज इस पे स्ट्राइक किया है ना सरफेस पे, उतना ही तेज उस सरफेस ने भी स्ट्राइक किया आप पे, तभी आपको चोट लगी है। भाई वॉल पे अगर घुसा आप मारोगे तो चोट नहीं लगेगी? लगेगी ना। तो वॉल को भी चोट लगी होगी। ये अलग बात है कि वॉल बोल नहीं सकती है, किसी और को घुसा मार के दिखाए तो वो बताएगा कि मुझ पे एक्शन हुआ है तो मैं रिएक्ट करूंगा। वॉल बोलती नहीं है लेकिन लिख देती है हाथ पे। जैसे ही आप मारोगे यहाँ पे लिख देगी, वो पहले रेड होगा फिर ब्लैक हो जाएगा वही थर्ड लॉ है। अच्छा मान लें आप एक फिस्ट जो है हवा में मार रहे हैं, तो कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना। तो जहां पे कुछ ना हो, मतलब जहां पे रिएक्शन ना हो, कुछ आपको चोट ना लगे, तो वहां पे आपका एक्शन भी बेकार है। अब इस फिस्ट को चलाने का, इस थप्पड़ को चलाने का कोई मतलब ही नहीं है हवा में। तो ये जो एक्शन है ना, ये एक्शन ये डिफाइंड नहीं होता है जहां तक न्यूटन्स लॉ का सवाल है। ये डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई रिएक्शन नहीं। अगर ये वॉल ना होती तो बॉडी टकराती नहीं जाकर। जब तक नहीं टकराती तब तक फोर्सेस नहीं क्रिएट होते। यानी कि टकराने पे वॉल ने ये जो फोर्स लगाया है ना, इसने इसको भी डिफाइन किया। इसके एक्शन को ये रिएक्शन डिफाइन कर रहा है। तो वही कहते हैं कि एक्शन वही है जिसका रिएक्शन हो। अगर एक्शन नहीं है, वॉल ना होती तो ये ना होता, ये भी ना होता, न एक्शन न रिएक्शन। यही बात यहां पे लिखी हुई है। एक्शन इज नॉट डिफाइंड विदाउट एनी रिएक्शन, ये थर्ड लॉ है।
प्रैक्टिकली देखा जाए तो थर्ड लॉ ऐसे भी आता है कि जैसे मान लें हम सरफेस पे चल रहे हैं, तो सरफेस पे चल रहे हैं तो हमारी बॉडी जो चल रही है वो जानते हैं कैसे चल रही है। हम अपनी बॉडी को खुद नहीं चला सकते। अभी आपने पढ़ा, फर्स्ट लॉ में ही पढ़ा आपने कि एक्सटर्नल फोर्स से कोई बॉडी चल सकती है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम चल रहे हैं। अब सोचे जरा सा, इस चीज को ध्यान दें कि ये मैं चल रहा हूं। अब ये फैक्ट है कि मैं चल तो रहा हूं, लेकिन मुझे चला रही है एक्सटर्नल बॉडी। क्यों? मेरी अवस्था यहां से यहां बदली, तो इधर की तरफ फोर्स चाहिए ना। तो ये इधर की तरफ फोर्स क्या मैं लगा रहा हूं खुद? अपने को ऐसे खींच के चला रहा हूं क्या? क्यों? ऐसे खींचा तब चलेगा? नहीं ना। कैसे भाई चल रहे हैं? हम चल रहे हैं, तो फोर्स कहां से मिल रहा है? किसी एक्सटर्नल बॉडी से मिल रहा है ना। हमारी बॉडी को हम नहीं लगा रहे। अब मामला यह है कि हमें एक्सटर्नल बॉडी से फोर्स कहां से मिल रहा होगा। एक्सटर्नल बॉडी हमारे कांटेक्ट में कौन सी है इस समय? अगर मान ले मैं यहां से यहां चल के जा रहा हूं, तो कौन सी बॉडी एक्सटर्नल? ग्राउंड। ग्राउंड पे चल रहा हूं। अब ग्राउंड पे अगर चल रहा हूं, है ना, तो जानते हैं ग्राउंड से मुझे फोर्स मिल रहा है। कौन सा फोर्स मिलेगा? फ्रिक्शन। किस तरफ मिलेगा? अगर मैं सोचने वाली बात है कि अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा है? पीछे? नहीं नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। मेरी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ ही मिल रहा है, वही फ्रिक्शन फोर्स हमें चला रहा है। अब आप कहोगे कि फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे की तरफ लगता है मोशन के। ऐसा नहीं है। अभी फ्रिक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा ये फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी के मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। इतना आसान नहीं कह देना फ्रिक्शन फोर्स के बिहेवियर को, ये हमेशा मोशन को अपोज करता है, मोशन को सपोर्ट भी करता है। ये जान लीजिए, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां मैं प्रूफ कर देता हूं कैसे। कि अभी आपने पढ़ा कि भाई मेरी अवस्था बदली, तो अवस्था जिधर बदल रही है उसी तरफ तो फोर्स होगा। एक्सेलेरेशन जिधर है उसी तरफ तो फोर्स होगा। इसका मतलब मेरी बॉडी पे ग्राउंड ने सामने की तरफ ऐसे फोर्स लगाया है, तो मैं आगे चल रहा हूं। अब ग्राउंड फोर्स कैसे लगाएगी? ऑफ कोर्स फ्रिक्शन के जरिए। फ्रिक्शन के जरिए फोर्स लगाएगी, तो फ्रिक्शन इसी तरफ तो होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो ग्राउंड और मेरे पैरों के बीच में जो शू का कांटेक्ट है ना, वहां जो ग्रिप बन रहा है, रबर सोल होते हैं ना शू के, तो वो ग्रिप बनाते हैं, पकड़ जमीन से, तो वहीं से फ्रिक्शन डेवलप होता है। स्मूथ सरफेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी रफ होनी चाहिए, तभी आप चल पाओगे। फ्रिक्शन के लिए ग्रिप होना चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। अब बात ये आती है कि ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स तो लगा रही है, लेकिन ग्राउंड कोई लिविंग बॉडी तो है नहीं, जीवित। ये आए और फोर्स लगा दे। जैसे आपको मुझे चलाना है, आपसे कहूं तो आप आके हमें पुश कर दो, पीछे से ऐसे पुश करोगे, हटो तुम बहुत बोर कर रहे हो हटो मत पढ़ो, पुश करोगे तो मैं आगे चलूंगा। आप लिविंग बॉडी हो, आप मुझे पुश करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ऐसे, ठीक है? ठीक। लेकिन ग्राउंड तो लिविंग बॉडी है नहीं, तो वो कैसे फोर्स लगाएगी? तो कभी नॉन लिविंग बॉडी से अगर फोर्स लेना होता है, एक्सटर्नल बॉडी से, तो उसमें फिर थर्ड लॉ काम आता है। कैसे? हमें ग्राउंड से आगे की तरफ फोर्स लेना है, फ्रिक्शन फोर्स, जिससे मेरी बॉडी आगे चल पाए। तो कोशिश मैं ही करूंगा, लेकिन जानते हैं क्या करूंगा? ग्राउंड से फोर्स लेने के लिए मैं ग्राउंड को पीछे पुश करूंगा, पीछे की तरफ ऐसे। तो वो पुश करूंगा ना, तो ग्राउंड रिएक्ट करेगी, तो रिएक्ट करके वो किधर फोर्स देगी? सामने की तरफ। समझ रहे? वो जो ग्रिप है, शू का जो ग्रिप होता है ना, इसीलिए होता है। तो वो ग्रिप बना, रबर सोल से ग्रिप बना, रफ सरफेस है, तो उस ग्रिप के जरिए मैं, जब भी आप चलते हैं तो हमेशा आपका ऐसे होता है, इस तरीके से आप चल रहे हैं, झुकाव ऐसे, आप अपने पैरों से पीछे पुश कर रहे होते हो। तो पैरों से इसलिए पुश करते हो, बिना पुश के नहीं चल सकते। कदम चलते हैं तो आपको पता होगा कि पैरों से ऐसे पुश किया जाता है पीछे। तो जब आप पुश कर रहे होंगे तो ग्राउंड जो है रिएक्ट करके आगे की तरफ फोर्स दे रही होगी, किसके फॉर्म में? फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में। वही फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आके मेरी अवस्था को, मेरी बॉडी की अवस्था को बदलना है सामने की तरफ, इससे हम चल रहे हैं। तो ये मत कभी कहिएगा कि हम चलते हैं अगर मैकेनिक्स के हिसाब से देखा जाए तो हम नहीं चल रहे, हमें चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है? ग्राउंड। कौन चला रहा है? फ्रिक्शन फोर्स।
अब सोचें अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो, ग्राउंड एकदम स्मूथ होती तो आप एक कदम भी नहीं बढ़ पाते, वहीं फिसल के गिरते। अगर टाइल्स बिल्कुल स्मूथ होती हैं तो चलना कितना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिल पाता। हम पीछे जब पुश करेंगे फोर्स लेने के लिए तो पैर स्लिप हो जाएगा पीछे की तरफ, ऐसे स्लिप हो जाएगा, ग्रिप बन ही नहीं पाएगा, फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा नहीं, आप वहीं पे गिरोगे, उसी जगह पे वहीं रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए रफनेस बहुत जरूरी है। तो ये जो थर्ड लॉ है बेसिकली ये बहुत यूजफुल इसीलिए है कि कभी भी नॉन लिविंग बॉडी से अगर आपको फोर्स चाहिए तो तुरंत आप क्या करें, जिस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए उसका उल्टा एक्ट कर दें। हमें इधर फोर्स चाहिए थी, हम इधर एक्ट कर दी, पैरों के जरिए पुश कर दिए, उसने इधर फोर्स दे दिया। अगर हमें इधर चलना है, मान लें इस तरफ चलना है ना, तो हमें इधर का फोर्स चाहिए ग्राउंड से, तो हम ग्राउंड को इधर पुश कर देंगे पीछे की तरफ, ऐसे, तो फोर्स इधर दे देगा। तो ये दिमाग में रखिए कि ये थर्ड लॉ इसीलिए इस्तेमाल होता है, रिएक्शन भी हमें चाहिए होता है, उसका भी यूज, ठीक है। ये है एक्सप्लेनेशन इसका, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। कभी भी आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, जानते हैं चलने में तीनों लॉ आ जाते हैं, कैसे? फर्स्ट लॉ तो ये है, आप रुके हुए, कोई फोर्स नहीं, ठीक, ये फर्स्ट लॉ हो गया। और जैसे ही चले दो लॉ आ गए, सेकंड और थर्ड। सेकंड लॉ किस लिए? क्योंकि आपकी अवस्था बदली, आप पे फोर्स आया, किसी एक्सटर्नल बॉडी ने, ग्राउंड ने आप पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, इससे आपकी अवस्था बदल गई, ये सेकंड लॉ हो गया। और थर्ड लॉ भी वहीं मौजूद है, आप जान ही चुके हो कि वो जो एक्सटर्नल बॉडी से हमने फोर्स किया वो किससे, हमने सरफेस को पीछे पुश किया, ग्राउंड को, उसने रिएक्ट कर दिया, तो मैंने एक्शन किया, उसने रिएक्ट कर दिया, उसी फोर्स से मेरी बॉडी चली आगे। तो जब भी आप कहीं भी अब खड़े रहेंगे या चलेंगे तो आपको लॉ याद आएंगे। इतना आसान ये लॉ आपके जीवन से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़ी इतना बुकिश है कि आप रट लें केवल। कोई भी एक्शन आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मैटर पे, आप पेन उठा के अगर चला भी रहे हैं, आप अपने बुक के पन्ने पलट रहे हैं, आप अपने मोबाइल को पॉकेट से निकाल रहे, रख रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई लॉ मौजूद है। तीनों में से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप किसी मैटर पे, अपनी बॉडी पे या किसी मैटर पे, कोई ना कोई लॉ तीनों में से, या तीनों एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन ये जरूर है कि कम से कम दो लॉ एक साथ आ जाते हैं। सेकंड थर्ड तो आ ही जाता है अक्सर, फर्स्ट और सेकंड असल में विरोधी हैं एक दूसरे के। लेकिन मैं आपको ऐसे भी केसेस बताऊंगा जिसमें एक्सटर्नली फर्स्ट लॉ चल रहा होगा और इंटरनली सेकंड लॉ। जैसे अभी एक एग्जांपल तो दिया था वो गैस चेंबर का, पूरा चेंबर एज ए होल है तो फर्स्ट लॉ है, वो रुका होगा। और अंदर की बात करें, मतलब चेंबर के अंदर की, उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स कर रहे हैं, वॉल से टकरा रहे हैं, तो एक्शन रिएक्शन है, थर्ड लॉ। और अगर वो फोर्स कर रहे हैं कहीं किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा के, फोर्स कर रहे हैं, या वॉल पे ही टकरा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, अवस्था कहीं बदल रही है, मान लें इंटरनल अवस्था बदल सकती है। कैसे? कि मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया तो उसने दूसरे मॉलिक्यूल की अवस्था बदल दी, है ना, सेकंड लॉ। तो आपस में इंटरेक्शन फोर्स जो लगा रहे हैं उससे सेकंड लॉ भी है, सरफेस पे जाके वॉल के टकरा रहे हैं उस पे थर्ड लॉ भी है, और पूरा चेंबर एज ए होल है जिसकी अवस्था नहीं बदल रही है, वो फर्स्ट लॉ है। तो ऐसे मैंने यही कहा कि किसी भी केस में अब आप इन लॉ को साफ तौर पे होता हुआ देख सकते हैं। ये है न्यूटन्स लॉ का प्रैक्टिकल तरीका, है ना, या व्यवहारिक तरीका जिसे कह सकते हैं जानने का। ठीक, अब आती है बात सेकंड लॉ के इक्वेशन को इस्तेमाल करने का तरीका। क्योंकि देखें सेकंड लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परिवर्तन, चेंजेस को वही
गवर्न कर रहा है या वही एक्सप्लेन कर रहा है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलेरेशन हो रहा है या अवस्था बदल रही है। तो जहां चेंजेस होंगे वहीं पे एक्सेलेरेशन होगा, वहीं अवस्था बदलेगी, वहीं ये सेकंड लॉ आएगा और वहीं क्वेश्चंस बनेंगे। जब परिवर्तन होते हैं ना तो क्वेश्चंस बनते हैं, भाई इनिशियल स्टेट ये थी, अब फाइनल आप बताओ, ऐसा ऐसा हुआ, अब फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे। तो जब चेंजेस होंगे तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे फाइनल, तभी तो क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चंस तो सेकंड लॉ पे बनते हैं, फर्स्ट लॉ में तो कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, तो क्वेश्चंस क्या बनेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल जनरली आप देखेंगे तो सेकंड लॉ पे होता है। तो चलते हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये सेकंड लॉ की इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पे अब मैं बताने जा रहा हूं ना, ये थ्रू आउट दी फिजिक्स, मतलब जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक ये इस्तेमाल होता रहेगा, इतना इंपॉर्टेंस रखता है पूरी फिजिक्स में। देखिए एक बॉडी है, इस पे कुछ फोर्सेस लगा दिए गए, मान लें मास की बॉडी है ये, इस पे कुछ फोर्सेस F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, ये अलग अलग डायरेक्शंस के हैं, ठीक। और क्वेश्चन ये आता है, केस ये आता है कि इस मास का, इस बॉडी का एक्सेलेरेशन आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन होता है। तो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं और एक्सेलेरेशन निकालना है, तो इन फोर्सेस को लेने का क्या करेगा। अभी तो इक्वेशन उन्होंने लिखी थी F = m × है, तो उसमें तो एक फोर्स हो गया F, और वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। अगर बहुत सारे फोर्स हो गए तो वही एक्सटर्नल फोर्स F जो है ना, वो नेट फोर्स हो जाता है, इन फोर्सेस का नेट फोर्स। तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि उन फोर्सेस का नेट फोर्स लिखने से पहले और एक्सेलेरेशन को फाइंड करने से पहले साइन कन्वेंशन क्या यूज होगा उस इक्वेशन में, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, बड़ी यूजफुल बात है। तो उसमें ध्यान से देखिएगा साइन कन्वेंशन कैसे यूज होता है और इक्वेशन साइन के साथ कैसे लिखी जाती है। तो उसमें F = m × a में सबसे पहले आप एक्सेलेरेशन पे फोकस करो, आप एक्सेलेरेशन को एज्यूम करो। देखो ये बॉडी या तो उस तरफ जाएगी या इस तरफ, पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इन फोर्सेस की वैल्यू नहीं है, या फोर्सेस की वैल्यू दी होती तो देखने से कुछ पता चलता कि भाई जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा बॉडी उधर मूव करेगी, अगर उस तरफ ज्यादा फोर्स है तो बॉडी मूव करेगी, या इस तरफ ज्यादा फोर्स है तो मूव करेगी। तो कभी फोर्सेस दिख रहे होते हैं, कभी फोर्सेस नहीं पता चल रहे होते हैं, तो हम कैसे फिर इक्वेशन लिखें, हमें तो पता नहीं है कि बॉडी किस तरफ मूव करेगी, है ना, किधर एक्सेलेरेशन होगा, मेरा मतलब है। तो एक्सेलेरेशन क्या करते हैं ऐसे केस में, जब एक्सेलेरेशन आपको अननोन है, आपको फाइंड करना है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी होती है और डायरेक्शन भी, दोनों ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप क्या करोगे कि आपको अगर नहीं मालूम है तो आप एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन एज्यूम कर लो। मान लें जैसे आपने फॉर टाइम बिंग उधर एक्सेलेरेशन मान लिया, अब ये जरूरी नहीं है उधर हो, ये डिपेंड करता है इन फोर्सेस की वैल्यू पे। अगर ये फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उधर हो सकता है, अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तो इस तरफ भी हो सकता है एक्सेलेरेशन। आपको मालूम है नहीं, आप एक तरफ एज्यूम कर लो, ठीक है, पहला स्टेप। जब आपने एज्यूम कर लिया तो जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की है उसी को आप पॉजिटिव ले लो, एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन एज्यूम की उसी को पॉजिटिव ले लो, ये बहुत जरूरी बात है, उसी को आप पॉजिटिव लो। जब आप उसको पॉजिटिव ले लेंगे तो फिर इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, देखें, पहले आप लिखेंगे m × a, याद रखिएगा F = m × a पढ़ा है, लेकिन पहले m × a लिख लें, क्योंकि a की डायरेक्शन आपने एज्यूम कर ली पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही लिख दिया, मतलब m × a लिख दिया। अब राइट साइड में जब आप फोर्स लिख रहे होंगे ना, तो फोर्स जानते हैं, ये जो फोर्स की दिशाएं हैं ये साइन के साथ आप रखेंगे, और साइन आपको हेल्प कहां से मिलेगी, साइन की यहां से। ये जो डायरेक्शन है एक्सेलेरेशन की आपने पॉजिटिव मान ली, तो इसी डायरेक्शन के हिसाब से इनके साइन को जज कर ले। तो F1 F2 इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो F1 F2 पॉजिटिव होंगे, और चूंकि F3 इस डायरेक्शन के अपोजिट है F3, तो ये निगेटिव होगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसी डायरेक्शन के हिसाब से यहां पे मैं लिख रहा हूं F1 F2 पॉजिटिव, F1 F2 ये दोनों पॉजिटिव क्योंकि ये डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, और F3 निगेटिव। ये है तरीका इक्वेशन लिखने का। और यहाँ पे एक खास बात है, ये जब आप इसे कैलकुलेट करके लाएंगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी, ठीक, और साथ साथ साइन भी आएगा एक्सेलेरेशन का। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सेलेरेशन का साइन पॉजिटिव आ गया
तो जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की थी ना वो सही हो जाएगी। द एज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज करेक्ट। क्योंकि ये भी तो जानना है ना कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो आपने एज्यूम की है वो सही है गलत है। बाई चांस अगर एक्सेलरेशन का साइन निगेटिव आ गया तो बस आपको सिंपल इतना सा काम करना है कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की थी वो उल्टी एज्यूम कर ली थी, गलत एज्यूम कर ली थी, उसे सही कर ले। द एज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इनकरेक्ट एंड शुड बी रिवर्स्ड। घबराइएगा नहीं, क्योंकि निगेटिव या पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन से संबंधित बात है, वैल्यू गलत नहीं आती है। ये खास बात है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यू भी आएगी और साइन भी आएगा। अगर साइन पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्शन भी आपने सही एज्यूम कर लिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपने निकाल ही लिया। और बाई चांस अगर निगेटिव आ जाता है तो सिर्फ आपको एक काम करना है, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू गलत नहीं आती है कभी भी। ये बड़ी खास बात है। आप डायरेक्शन चाहे इधर एज्यूम कर लें चाहे इधर, चाहे सही चाहे गलत, वैल्यू गलत नहीं आएगी। नहीं तो काम बढ़ जाता, काम नहीं बढ़ा। बस साइन क्या करेगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो आपको ये बता रहा हो कि भाई आपने खुश हो जाइए, आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही है। और माइनस साइन अगर आया तो वो कहेगा कि आप दुखी मत होइए बस एक काम कर लीजिए, वैल्यू आपकी सही है, आप डायरेक्शन को उल्टा कर लें जो आपने एज्यूम किया था, उसमें भी टाइम नहीं लगना है। तो हो गया। फिर एक्सेलरेशन जो है आपने डायरेक्शन समेत फाइंड कर ली। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं इस पे कैसे, मेरा कहने का मतलब क्या। देखिए एक एग्जांपल है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक ब्लॉक है जो 10 kg का है, इस पे कुछ फोर्सेस लगे, हमें इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू और साइन दोनों फाइंड करना होगा, मतलब डायरेक्शन। ठीक, चले हम एक डायरेक्शन एज्यूम करते हैं। मान लें हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एज्यूम की, स्टेप्स यही बता रहा था मैं, दिमाग में बैठाते जाए, बिल्कुल इतना यूज होगा नहीं है कि वैसे ही बैठ जाएगा दिमाग में आपके। ये डायरेक्शन पॉजिटिव एज्यूम कर ली, ठीक, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ली मैंने वो पॉजिटिव हो गई। अब आप लिखना शुरू करें 10 into a, पहले 10 into a लिख दिया, फिर उसके बाद ये जो फोर्सेस हैं वो साइन के साथ लिखें। तो फोर्सेस जो होंगे उसमें आप देखें ये 20 पॉजिटिव है कि नहीं, ये डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, 20 पॉजिटिव, ऐसे 30 भी पॉजिटिव, ठीक। लेकिन ये 70 जो है वो निगेटिव होगा क्योंकि इस डायरेक्शन के अपोजिट है। तो 20 पॉजिटिव डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, 30 भी डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव, 70 निगेटिव। ए कैलकुलेट करें, ए कैलकुलेट करेंगे तो इधर हो जाएगा ये -20, क्योंकि 20 + 30 50 होगा और -70 तो ये -20 आ जाएगा। तो ए आ गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो ए आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 वैल्यू है ये एकदम करेक्ट है, एक्सेलरेशन 2 वैल्यू का ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है ना वो गलत है। नेगेटिव साइन शोज दैट द एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इनकरेक्ट एंड शुड बी रिवर्स्ड, मतलब जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की उसको उल्टा कर लीजिएगा, बस इतना, आंसर आ जाएगा, इस तरफ होगा। और वैसे भी आप प्रैक्टिकली देखें, आपको महसूस होगा देख के ही कि इधर फोर्स ज्यादा है, जैसे इधर 70 है और इस तरफ आप देखें तो 30 + 20 50 है, इधर तो 50 इधर 70 है, तो इधर फोर्स ज्यादा हुआ है ना, तो इधर होने का मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा। हमने उधर एज्यूम कर लिया था, क्या दिक्कत है, कोई टाइम तो वेस्ट हुआ नहीं, बता तो दिया इसने कि सही कर लो, वैल्यू सही है। ये होता है लिखने का तरीका, ठीक। तो यहाँ पे आपने ये जो इक्वेशन लिखना सीखा है ना, ये बहुत यूजफुल बात है, ये हमेशा यूज होता रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात का, तो विशेष ध्यान दीजिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी और भी केसेस में दिखाता हूँ लगातार एग्जांपल्स आपको, जिससे और बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी, ठीक। क्वेश्चन है AITBL में आया हुआ कि अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इज इक्वल टू -kx। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा फोर्स है जो पोजीशन डिपेंडेंट है, और माइनस तो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। असल में फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो साइन जो है हमेशा डायरेक्शन बताता है।
अभी मैं इसे फॉर्म करूंगा, आपको समझ में आएगी बात। ये फोर्स की वैल्यू विद डायरेक्शन दिया हुआ है, विथ k इज इक्वल टू 15, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। कह रहे हैं बॉडी का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा अगर ये फोर्स लगा दिया जाए, इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहे हैं ओरिजिन एक डिफाइन किया है और बॉडी जो है उस ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर पे है, तो कह रहे हैं उस 20 सेंटीमीटर पे अगर बॉडी को रखेंगे, है ना, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा इनिशियल। अब ये पोजीशन क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स की वैल्यू पोजीशन डिपेंडेंट है। इस पोजीशन को यहाँ पे रख देंगे ना तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, और जब फोर्स की वैल्यू आएगी तभी तो हम एक्सेलरेशन लिख पाएंगे। तो चलिए मैं पहले इसकी फिगर बनाता हूँ, है ना, फिर अपने आप एक्सेलरेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बहुत। इसलिए देखें, ध्यान दीजिएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से कैसे ले रहे हैं इसे। ये ओरिजिन हो गया और 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इसमें मार्क की हमने और बॉडी को यहां बनाया। मास बॉडी का दिया हुआ है 0.3 kg और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो माइनस साइन का है। माइनस का मतलब है अपोजिट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई एक्स की, है ना, इधर माइनस ये शो कर रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स ऐसे लगा होगा और वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी के एक्स, फोर्स की वैल्यू। अब डायरेक्शन तो ले लिया हमने, तो साइन तो ले लिया, अब साइन नहीं ना लेंगे, अब सिर्फ फोर्स की वैल्यू लेंगे, तो के एक्स वैल्यू है फोर्स की। और इस फोर्स की दिशा में ही एक्सेलरेशन होगा। जब फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही अज्यूम कर लिया हमने, ठीक। अब इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इक्वेशन कैसे होगी, m इंटू ए इज इक्वल टू के एक्स। और पॉजिटिव क्यों, m इंटू ए इज इक्वल टू के एक्स इसलिए क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है। तो m इंटू ए इज इक्वल टू के एक्स और ये पोजीशन है 20 सेंटीमीटर जो x की वैल्यू है, यहां पे पुट करते हैं, ठीक। और k की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, उसे ही पुट करते हैं, ठीक है। तो देखें m इज 0.3 इंटू ए, ये हमें फाइंड करना है। k वैल्यू 15 दी हुई थी क्वेश्चन में एंड x इज 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये 0.2 मीटर हो गया। 0.2 ये यूनिट बदल दिया ना, मीटर में MKS में रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहां से a आ जाएगा, a इज इक्वल टू 15 इंटू 0.2 अपॉन 0.3, ठीक। ये डिवाइड कर दिया और ये सॉल्व करेंगे तो ये आप देखो यहाँ पे 15 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा एंड 3 अपॉन 0.3 इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एक फोर्स लग रहा है और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें यही खास बात थी, ये माइनस साइन देखते हुए कि डायरेक्शन इधर होगी इसलिए दिया हुआ है, ठीक है, माइनस, और इधर ही एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया। तो चूंकि एक्सेलरेशन की दिशा में ही फोर्स ले लिया तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव, तो m इंटू ए इज इक्वल टू पॉजिटिव के एक्स रखा, ठीक है, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है, जो अभी साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है।